बोलो ना। हाँ, कल से आ सकता है वो। हाँ, नहीं वही मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड खाली ऑन कर दे रहा हूँ, ऑनलाइन वाले भी सुन लेंगे ताकि, वही बताने वाला हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। इक्षित, प्रांजल, श्रद्धा, अनुष्का, दिशा, पीयूष, प्रथम, चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। राइट। अब एक बात है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि बीएसटी इकोनॉमिक्स तो ठीक है जैसे चल रहा है, इट विल कंटिन्यू। राइट। अकाउंट्स का जो बैच 1 है, उसमें जो भी लोग लेट में ज्वाइन किए थे बैच 1, मैं उनको बोला था कि वीडियो से क्लासेस कर लेना। तो अगर तुम वीडियो से क्लासेस नहीं किए हो या फिर किए हो वापस से पढ़ना चाहते हो, कोई भी रीजन से अगर तुम वापस से पढ़ना चाहते हो तो यू कैन कम इन द बैच 2 ऑल्सो। ठीक है। अभी तुम अगर बैच 2 परमानेंट तुम बैच 1 में रहना चाहते हो, यू कैन स्टे इन बैच 1। बैच 2 में थोड़ा दिन आ सकते हो, जितना तुम मिस किए थे उतना बैच 2 में कर लो, तब बैच 2 उसके बाद छोड़ देना, कंटिन्यू इन बैच 1। राइट। तो जो भी बैच 1 में पहले पढ़ रहे थे और कुछ भी मिस हुआ है उन लोगों का, तो वो लोग कल से आएंगे बैच 2 में भी। ठीक है। हाँ वही 2 चैप्टर मिस हुआ तो पहला का 8-9 क्लास तुमको करने से हो जाएगा। तो पहले का 8-9 क्लासेस जो है उसको आ जाना, वो इंपॉर्टेंट है। अभी पता नहीं चल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ते समय, जर्नल पढ़ाऊंगा जब ना, तब वो पुराना नहीं आता होगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। 4 बजे। तो 4 से 5 है अकाउंट्स बैच 2। ठीक है। और फिर 6 से 7 है बैच 1। क्लियर है। तो तुम चारों का तो बैच 1 है ही, बैच 2 है ही, और बाकी लोग जो कंटिन्यू कर रहे थे पहले से वो लोग भी आएंगे बैच 2 में। ठीक है। ऑनलाइन मैं बता देता हूँ, जिया यू हैव मिस्ड अ लॉट ऑफ क्लासेस, ज्वाइन इन बैच 2। ठीक है। प्रथम अल्सो। बाकी लोग देख लेना, मुझे याद नहीं है अब। प्रांजल कंप्लीट कंप्लीट हुआ है कि नहीं, अनुष्का और वंशिका, इक्षित, दिशा, देख लेना पुराना क्लासेस। ठीक है। यूट्यूब से नहीं करोगे, मैं जान रहा हूँ लोग को अच्छे से किए थे आज। नहीं मैं बोल रहा हूँ 1 घंटा यहाँ बैठ के पढ़ लेना ना, क्या हो जाएगा। 4 से 5 क्लास के बैच 2, 5 से 6 मैं दे दूंगा होमवर्क उतना कि 1 घंटा टाइम पास हो जाएगा। चिंता नहीं करो, टाइम पास हो जाएगा। ओके प्रांजल, ठीक है जैसे कन्वीनियंट है कर लेना। ठीक है। तुम ऑफलाइन वैसे भी उसमें 2x में देखते हुए समझ में आता है, 2x में आ जाता है, 2x में सब। मैं देखा था, मैं 1.5 तक किया तो मुझे ठीक लगा, 2x में थोड़ा मुझे स्पीड लग रहा था। तो 1.5 ओके रहता है, हाँ मेरे को ओके लगा 1.5। ठीक है। चलो आगे स्टार्ट करेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन था, बाकी तुम्हारी मर्जी है, देख लेना, वापस पढ़ना है तो आ जाना। ठीक है। ये वाला तो भी टाइम लगेगा, अभी तो बहुत टॉपिक बाकी है इसमें, बिजनेस रिस्क भी बाकी है ना इसके बाद। देखना आगे पढ़ेंगे। टॉपिक है एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ये हम लोग एक मेन डायग्राम दिखाता हूँ जो हम पढ़ रहे हैं, ये वाला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसमें हम स्टार्ट किए थे इंडस्ट्री कॉमर्स, इंडस्ट्री खत्म कर दिए थे पूरा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कंप्लीटेड था। फिर हम स्टार्ट किए थे कॉमर्स, कॉमर्स में 2 है ट्रेड, एड्स टू ट्रेड, ट्रेड कंप्लीट हो गया था। ये वाला पढ़ रहे हैं हम अभी, एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड का मतलब क्या होता है? एड्स टू ट्रेड का मतलब होता है वो चीज जो बिजनेस करने में हेल्प करता है। एड्स टू ट्रेड, एड्स मतलब हेल्प्स। ठीक है। तो समथिंग विच, अनिश बात नहीं, समथिंग विच हेल्प्स इन ट्रेड इज कॉल्ड एज एड्स टू ट्रेड। तो क्या चीज ट्रेड करने में, क्या चीज बिजनेस करने में हेल्प करता है? सर्विसेज। बिजनेसमैन को बहुत सारा सर्विसेज का जरूरत पड़ेगा अपने बिजनेस को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए, और वो सारे सर्विसेज किसके अंदर आते हैं? एड्स टू ट्रेड के अंदर। आज अगर हमको कोई भी बिजनेस करना है, ठीक है, उस बिजनेस को करने के लिए हमको कुछ सर्विसेज का जरूरत पड़ेगा। वो सर्विसेज क्या क्या है? जैसे कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, हमको ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत पड़ेगा,
हमको सामान मंगवाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, सामान बेचने के लिए कस्टमर तक पहुंचाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत पड़ेगा। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है बातचीत करना। मोबाइल फोन का जरूरत पड़ेगा ऑर्डर प्लेस करने के लिए, इंटरनेट का जरूरत पड़ेगा पेमेंट करने के लिए, तो कम्युनिकेशन का भी जरूरत पड़ेगा हमको, राइट। सिमिलरली बैंक्स का जरूरत पड़ेगा, बैंक्स बिना हम बिजनेस स्मूथली नहीं कर पाएंगे। सोचो फोन पे गूगल पे काम नहीं करेगा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स नहीं होगा, तो हम स्मूथली बिजनेस नहीं कर पाएंगे। लोन लेना होगा, बैंक से ही लोन लेते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस चाहिए, अपने गुड्स का इंश्योरेंस कराते हैं, आग लग गया या चोरी हो गया तो उससे नुकसान से बचने के लिए तो इंश्योरेंस भी जरूरी है। वेयर हाउस भी जरूरी है, सामान को स्टोर करने के लिए गोडाउन चाहिए रहता है, तो वेयर हाउसेस भी जरूरी है। और प्रचार करना, एडवर्टाइजिंग भी जरूरी है। तो ये 5 टाइप का सर्विसेज जरूरी है कोई भी बिजनेस को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए। ये 5 तो सर्विस को बोलते हैं एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। क्लियर है? ये लिखना, एड्स का मतलब यहाँ पे एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, इसका मतलब होता है हेल्प्स। एड्स या ऑक्सिलरीज का मतलब होता है हेल्प्स, और ट्रेड का मतलब है यहां पे बिजनेस। तो व्हाट इज एड्स टू ट्रेड? समथिंग विच हेल्प्स इन बिजनेस, समथिंग विच हेल्प्स इन डूइंग बिजनेस इज कॉल्ड एज एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। क्लियर है व्हाट इज एड्स टू ट्रेड? ठीक है, देखना, द एक्टिविटीज विच हेल्प इन स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड, जो ट्रेड करने में हेल्प करता है ताकि अच्छे से ट्रेड हो सके, उन सब चीजों को बोलते हैं एड्स टू ट्रेड। क्लियर है? जो जो हाईलाइट करा रहे हैं हाईलाइट करना है बुक नोट्स में, ठीक है। द कॉमन ऑक्सिलरीज और एड्स टू ट्रेड आर, क्या क्या एड्स टू ट्रेड जरूरी है? पहला हो गया ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। पहला चीज जो जरूरी है कोई भी बिजनेस को सक्सेसफुली करने के लिए, दैट इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। उसमें 2 पार्ट, एक हो गया ट्रांसपोर्ट, दूसरा हो गया कम्युनिकेशन। पहला पैराग्राफ है ट्रांसपोर्ट, नेक्स्ट पैराग्राफ है कम्युनिकेशन। तो पहले हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट जरूरी है एक तो सामान खरीदने के लिए। आज कोई भी चीज जो है, अगर हम सपोज दिल्ली से मंगा रहे हैं, तो दिल्ली से बरगढ़ कैसे आएगा? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर सोचो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता तो रॉ मटेरियल जो है दिल्ली से बरगढ़ आ ही नहीं सकेगा। हम बरगढ़ में सामान बना दिए, अभी बेचना है हमको, सोचो रायपुर में सामान बेचना है, तो बरगढ़ से रायपुर भेजने के लिए भी देयर इज अ नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन दोनों जगह चाहिए, गुड्स खरीदने के लिए भी, रॉ मटेरियल खरीदने के समय भी ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत है, और सामान को बेचने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत पड़ेगा। क्लियर है? जो कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन अच्छा डेवलप होता है, जो एरिया में रोड्स अच्छे होते हैं, जो एरिया से कनेक्टिविटी अच्छा होता है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है, वो एरिया जल्दी डेवलप करता है। और जो एरिया में कनेक्टिविटी नहीं है, जो एरिया में ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है, जो एरिया में रोड्स अच्छे नहीं हैं, वो एरिया का बिजनेस भी धीरे धीरे डेवलप करेगा। आज बरगढ़ का थोड़ा बहुत जो भी डेवलपमेंट है, दैट इज बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी टू रायपुर। रायपुर से जो कनेक्टिविटी है बरगढ़ का, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है बरगढ़ में जो सामान अवेलेबल है उसका। अगर रायपुर से इतना अच्छा कनेक्टिविटी नहीं होता तो बहुत सारे सामान जो है हो सकता है बरगढ़ में अवेलेबल नहीं हो पाता, राइट। तो बरगढ़ में अवेलेबल होने का रीजन है गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी फ्रॉम अ गुड स्टेट, दैट इज छत्तीसगढ़ से, कैपिटल से अच्छा कनेक्टिविटी है रायपुर से, राइट। जो जगह का कनेक्टिविटी अच्छा होता है वो जगह जो है बिजनेस ज्यादा ग्रो करेगा हमेशा। क्लियर है? आज दुबई है, दुबई का ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन है दुबई का लोकेशन, दुबई का कनेक्टिविटी। आज दुबई जो है, कोई भी एक जगह से हमको दूसरा जगह जाना है तो दुबई के थ्रू जाना सबसे कन्वीनियंट होता है। कोई भी शिप जो है, ये तो ट्रांसपोर्ट तो सिर्फ रोड नहीं हुआ ना, शिप्स भी तो है ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। तो कोई भी जगह सामान हमको यहाँ से यहाँ भेजना है सपोज, तो डायरेक्ट सामान ना भेज के ज़्यादा बेटर कनेक्टिविटी मिलता है जब हम दुबई के थ्रू सामान भेजते हैं। तो दुबई का सक्सेस का रीज़न ही सबसे बड़ा है कि दुबई का जो कनेक्टिविटी है वो बहुत स्ट्रांग है, राइट। तो कोई भी एरिया में बिजनेसेस तभी ग्रो कर सकेगा जब उस एरिया में ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होगा, राइट। अगर सोच लो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता तो क्या होता? हम जो यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं
हम सिर्फ वही कंज्यूम कर पाते। हम जैसे हमारे बरगढ़ में राइस बहुत होता है, तो हम लोग राइस कंज्यूम कर पाते, लेकिन चाय कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी बरगढ़ में तो प्रोड्यूस होता नहीं, होता आसाम में, दार्जिलिंग में प्रोड्यूस होता है। तो हम लोग मे भी चाय कॉफ़ी कभी पी ही नहीं पाते अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता तो। दिस इज बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कि टी एंड कॉफ़ी जो है दार्जिलिंग या आसाम से बरगढ़ तक आ पा रहा है, राइट। देखना, पहला टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह दूसरी जगह सामान भेजना इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस एट वन प्लेस। प्रोडक्शन एक जगह हो रहा है, वेरेज आर डिमांडेड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सामान एक जगह प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन डिमांड पूरे कंट्री में, जैसे चाय का, टी का, कॉफी का, प्रोड्यूस हो रहा है आसाम में, लेकिन कंज्यूम हो रहा है ऑल ओवर इंडिया में। तो ऑल ओवर इंडिया में टी कैसे पहुंचेगा? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, राइट। फॉर एग्जाम्पल, टी इज प्रोड्यूस्ड इन आसाम एंड दार्जिलिंग बट इज कंज्यूम्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बनता एक जगह है, लेकिन बिकता मल्टीपल जगह, हर जगह है। ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल अदर रिसोर्सेज टू द इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन यूज होता है रॉ मटेरियल को भी एक जगह दूसरी जगह लाने में, और लेबर को भी एक जगह से दूसरी जगह लाने में। सब चीज में ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत पड़ेगा। तो फिनिश गुड्स को भी, रॉ मटेरियल्स को भी और लेबर को भी, सबको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए देयर इज अ नीड ऑफ गुड ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है? तो क्या ट्रांसपोर्टेशन के बिना बिजनेस चल सकेगा? क्या ट्रेड हो सकेगा ट्रांसपोर्टेशन के बिना? नहीं। ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है ट्रेड करने में, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन को बोला जाता है एड्स टू ट्रेड। समझ में आ रहा है व्हाई इट इज कॉल्ड एड्स टू ट्रेड? बिकॉज इट हेल्प्स इन ट्रेड, हेल्प्स इन बिजनेस, राइट। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत कर पाना। आज यहाँ पे घर पे बैठे लोग, ये अनुष्का, दिशा, इक्षित, जिया, ये सब मेरा बात सुन पा रहे हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन, दिस इज बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन। पीपल सिटिंग एट देयर होम में भी सुन रहे हैं कि नहीं वो नहीं पता मेरे को, है ना, बट सुन पा रहे हैं कम से कम, है ना। क्यों सुन पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ गुड कम्युनिकेशन। अच्छा कम्युनिकेशन फैसिलिटी है, आज अच्छा इंटरनेट है हमारे पास, इस वजह से मैं यहाँ बैठे बैठे भी उतने दूर में बैठे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। क्लियर? उन लोग भी मुझसे कम्युनिकेट करना चाहें तो येस नो लिखेंगे तो यहाँ मैं पढ़ सकूंगा, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। क्लियर है? अगर ये नहीं होता तो बिजनेस करना इम्पॉसिबल होता। तुम खुद सोचो, पहले जमाने में मुझे कलकत्ता से सामान खरीदना है, आज से 100 ईयर्स का पहले का सोचो, अगर मुझे कलकत्ता से सामान खरीदना है तो आई हैव टू गो टू कोलकाता, पे द मनी, ब्रिंग द गुड्स। कोई बातचीत, मोबाइल फोन नहीं है, बातचीत कैसे करूं मैं कलकत्ता से बैठे हुए लोगों के साथ? ठीक है, हाँ, कबूतर वबूतर से भेजोगे तो होगा, है ना, ठीक है। तो बट आज के दिन में कलकत्ता सामान मंगाना है तो कलकत्ता जाने का जरूरत थोड़ी है, बातचीत हो जाएगा, इंटरनेट में दिखा देगा, वेबसाइट्स होगा उसका, फोटोज भेज देगा, हम चॉइस कर लेंगे, सामान आ जाएगा। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरनेट के चक्कर वो तो देखो, कोई भी चीज का जब उसका बेनिफिट्स होता है तो उसका डिसएडवांटेजेस होता ही है साथ में, राइट। तो एडवांटेजेस के साथ देयर इज ऑलवेज सम डिसएडवांटेजेस। जैसे एडवांटेजेस है कि इंटरनेट इतना अच्छा चल रहा है, लेकिन डिसएडवांटेजेस है दिन भर फोन में घुसे हुए हैं। दिस इज अ डिसएडवांटेज आल्सो, राइट, बट एडवांटेजेस कम्स विद डिसएडवांटेजेस। हम लोग को फोन पे पूछना कारण पता है क्या? नहीं, हम लोग पैसा दे रहे हैं मोबाइल खरीदने का, तो वो यूटिलाइज करना चाहिए मनी को। वेरी गुड। देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ पढ़ो तो नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब समझ में आ गया? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पर्सन, दो पर्सन के बीच में बातचीत हो पाना। और बातचीत कैसे पॉसिबल हो पाएगा? अगर विद द डेवलपमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जैसे फोन, इंटरनेट, ये सब डेवलप होगा तब बातचीत हो सकेगा, राइट। पहले जमाना में यही चीज ज्यादा पोस्टल सर्विस के थ्रू किया जाता था, चिट्ठी भेजते थे। पैसा भेजने से कैसे भेजते थे पैसा? पता, मनी ऑर्डर भेजते थे। हम पोस्ट ऑफिस में यहाँ पे पैसा देंगे और वो पोस्ट ऑफिस वाला उधर पैसा दे देगा, मनी ऑर्डर बोलते थे उसको। पर आज के दिन में ये सब चीज आउटडेटेड हो गया विद द एडवांसमेंट ऑफ फोन पे, गूगल पे, ऑनलाइन बैंकिंग, ये सब चीज
आउटडेटेड हो गया है, ठीक है। दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब फोन एंड इंटरनेट बेसिकली, ठीक है। देखना, कम्युनिकेशन हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन क्या करता है? कम्युनिकेशन बातचीत करने में हेल्प करता है, इंफॉर्मेशन पहुंचाने में हेल्प करता है बिटवीन प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड ट्रेडर्स। द कॉमन कम्युनिकेशन सर्विसेज आर पोस्टल, जो आज के दिन में थोड़ा कम यूज होता है, बाकी टेली कम्युनिकेशन, फैक्स तो भी बहुत कम यूज होता है, इंटरनेट। फैक्स पता नहीं है तुमको? फैक्स होता है, क्या होता था, जैसे आज के दिन में हम कोई चीज ईमेल करते हैं, जैसे मुझे सोच लो ये सपोज ये नोट्स शेयर करना है किसी के साथ, तो मैं इसको ईमेल कर दूंगा सामने वाले के मेल आईडी में, तो वो डाउनलोड कर लेगा उसको, राइट। पहले जमाने में जब इंटरनेट उतना डेवलप नहीं था, फैक्स मशीन्स होता था। अब फैक्स मशीन्स में क्या होता है, जैसे मेरे पास फैक्स मशीन है और सपोज कोई भुवनेश्वर में बैठा है, उसके पास भी एक फैक्स मशीन है। मेरे फैक्स मशीन का एक यूनिक नंबर होगा, उसके फैक्स मशीन का भी एक यूनिक नंबर होगा। तो मैं मेरा डॉक्यूमेंट उस फैक्स मशीन में रखूंगा और उसका फैक्स मशीन का नंबर डालूंगा, तो उसके फैक्स मशीन में प्रिंट होके बाहर निकलेगा। तो ये होता था फैक्स मशीन का यूटिलिटीज। हाँ, तो ये होता है आज के दिन में भी, हाँ गवर्नमेंट ऑफिसेस में आज के दिन भी है, ये फैक्स मशीन्स है, ठीक है। बट विद द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट फैक्स मशीन्स आउटडेटेड हो गया है, ठीक है। तो फैक्स मशीन में हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एक्चुअल में भेज नहीं पाएंगे। एक दो पेपर भेजना है तो मैं भेज दिया, मगर हंड्रेड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स भेजना है तो फैक्स करना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए वो आउटडेटेड हो गया, ठीक है। बस सोचो, टेक्नोलॉजी तो बना दिए थे पहले भी, यहाँ से मुझे ये भेजना है तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट रखा, अपने प्रिंटर जैसा होता था उस पर रखूंगा, वहां पे प्रिंट होके बाहर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, सेटेलाइट के थ्रू ही होता है वो। क्लियर है ये? कंप्लीटेड पहला, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, क्लियर है ये। नेक्स्ट, सेकेंड एड्स टू ट्रेड जो है वो है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंक्स के बिना भी बिजनेस करना पॉसिबल नहीं है। बैंक स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस में हेल्प करता है। बैंक हमको लोन भी देता है, क्रेडिट भी देता है, उधारी भी देता है, ठीक है। देखना, तो बैंक का क्या क्या काम है पढ़ेंगे हम। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी मतलब लोन एक प्रकार का, टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। कोई भी बिजनेस को करने के लिए पैसा का जरूरत पड़ेगा, और पैसा कहाँ से मिलेगा हमको? बैंक से मिलेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो लोन मिलता है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है बेसिकली, जैसे कोई कोऑपरेटिव बैंक है, तो जैसे बरगढ़ में संबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, तो वो सब इंक्लूडेड है। बट कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है अलग से, जैसे अमूल है, अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो वो इंक्लूडेड नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक हेल्प्स बिजनेस टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फंड्स। द कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड मेनी अदर फैसिलिटी। बैंक और भी बहुत सारा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि कलेक्शन एंड डिपॉजिट ऑफ चेक। हमारा चेक, हमको कोई भी किसी को पेमेंट करना है तो हम चेक से पेमेंट कर सकते हैं। हमको कोई चेक दिया तो हम अपने बैंक में उसको लगा सकते हैं, पैसा आ जाएगा। इशू ऑफ बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट भी चेक के जैसा ही होता है, ठीक है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये अभी तुम नहीं समझ पाओगे, ये अकाउंट्स में हम आगे पढ़ेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है, हम बेसिक टर्म्स में पढ़े हैं एक टॉपिक, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, उसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो हम बैंक से जाके बिल के बदले बिल रखवा के गिरवी पैसा ला सकते हैं, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये आगे चल के अकाउंट्स में आने वाला है। उस सैलरी स्लिप से लोन मिलता है, ये अलग चीज है, ठीक है। नेक्स्ट, द बैंक्स आल्सो प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब एक प्रकार का लोन है। कैश क्रेडिट भी एक प्रकार का लोन है। अरेंजमेंट एंड पेमेंट इन फॉरेन करेंसी, अब हमको सोच लो यूएस से सामान मंगवाना है तो हम डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा, तो हमारे पास तो डॉलर है नहीं, तो हमारा बैंक जो है हमारे बदले डॉलर में पेमेंट कर देगा यूएस में, और हमसे रुपी में पैसा ले लेगा कन्वर्ट करके। बात समझ में आ रहा है? अब जैसे मुझे $1000 पेमेंट करना है, आई डोंट हैव डॉलर्स, तो बैंक मेरे बदले $1000 पेमेंट कर देगा यूएस में, और मेरे से $1000 जो भी कन्वर्जन रेट है कन्वर्ट करके मेरे से रुपी में पैसा ले लेगा। तो बेसिकली अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी करना है तो वो बैंक के थ्रू ही पॉसिबल हो पाएगा, राइट। क्लियर है? तो बैंक हमको हेल्प कर रहा है क्या क्या चीज में? पहला, कलेक्शन ऑफ फंड्स, पैसा कलेक्ट करने में।
लोन्स लेने में, अगर हमको पैसे का जरूरत है तो हम लोन्स ले सकते हैं बैंक से, चेक डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करवा सकते हैं, और फॉरेन करेंसी में पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर? ये सब हेल्प करता है बैंक बिजनेस को रन करने में। क्लियर? बोलो। सर वो जो फॉरेक्स कार्ड आता है वो तुम कोई भी कंट्री में यूज कर सकते हाँ बिल्कुल, फॉरेक्स कार्ड भी जैसे बैंक की तो इशू करता है। बट बैंक भी तो तुम्हें कुछ परसेंटेज कार्ड मिलता है मतलब प्रॉफिट पे। नहीं, फॉरेक्स कार्ड जो होता है ना, जैसे एक प्रकार का डेबिट कार्ड होता है, ठीक है, जैसे डेबिट कार्ड होता है हमारा, हमारे अकाउंट में पैसा है, हमको एक कार्ड मिला, हम उसको कहीं पे भी पेमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब ईयरली बैंक डेबिट कार्ड के नाम का भी चार्जेस लेता है, 300 400 500 रुपए ऐसे करके। वैसे ही फॉरेक्स कार्ड इशू करने के नाम का भी बैंक जो है ईयरली हमसे चार्जेस लेता है, और उसके बाद फॉरेक्स कार्ड में तुम जितना पैसा भर रहे हो वो वहां पे जो उसका ट्रांजेक्शन कर सकते हो। 0.2 0.3 ऐसा कमीशन लगता है कुछ, डिपेंडिंग अपन कौन सा कंट्री में उसको तुम स्वाइप कर रहे हो उसके हिसाब से, ठीक है, थोड़ा बहुत कमीशन लगता है, ठीक है, लेकिन वो बैंक का कमीशन कम है और वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट ज्यादा है ना, क्योंकि बैंक को भी तो फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना पड़ेगा, तो रुपी को करेंसी में कन्वर्ट करना वो सबका खर्चा है बेसिकली। वो बैंक जो पैसा लेता है ईयरली एक बार लेता है, कार्ड इशू करने के नाम का कार्ड चार्जेस जो लेता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हो गया इंश्योरेंस। ऐसे नहीं है, अब वो भी डिपेंडिंग अपन बैंक टू बैंक, कोई तुम्हारा अकाउंट कैसा है उसके हिसाब से है। अब कोई बैंक जो है, अगर सोच लो मेरा उतना ज़्यादा पैसा डिपॉजिट विड्रॉ वाला अकाउंट नहीं है, तो मुझे 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख का फॉरेक्स कार्ड देगा, लेकिन अभी अंबानी फॉरेक्स कार्ड मांगने जाएगा तो उसको अनलिमिटेड वाला भी दे देगा। तो डिपेंडिंग अपन हमारा कैसा ट्रांजेक्शन है बैंक में, उसके हिसाब से लिमिट डिसाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस। व्हाट इज इंश्योरेंस? हाँ, कोई भी प्रकार का हमको नुकसान होने वाला लग रहा है तो उसके अगेंस्ट हम जो प्रोटेक्शन ले रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी से, दैट इज कॉल्ड एज इंश्योरेंस। आप जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, अब हम थोड़ा सा पैसा दे दिए कंपनी को, और कंपनी हमको गारंटी देता है कि तुम्हारा कुछ भी नुकसान होगा, एक्सीडेंट होगा, तो उसमें जो भी नुकसान होगा उसका भरपाई हम लोग करेंगे, राइट। तो इंश्योरेंस क्यों जरूरी है कोई भी बिजनेस के लिए? क्योंकि हर एक बिजनेस में देयर इज अ रिस्क ऑफ हैविंग अ थेफ्ट, चोरी हो सकता है, आग लग सकता है, ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, इन सब के वजह से नुकसान हो सकता है किसी भी बिजनेस में। इन सब नुकसान को कवर अप करने के लिए जरूरी है कि हम उसका इंश्योरेंस करवाएं, राइट। इंश्योरेंस में क्या होता है, हम कुछ पैसा देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, जिसको प्रीमियम बोलते हैं, और बदले में इंश्योरेंस कंपनी हमको प्रोटेक्शन देता है। अगर हमारा कोई भी नुकसान होगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसका भरपाई करेगा, उसका कंपेंसेशन देगा, उसका जो भी नुकसान हुआ उसका पैसा हमको देगा। क्लियर है? तो इंश्योरेंस भी जरूरी है कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए। आज सोच लो मैं यहां से दिल्ली सामान भेज रहा हूं, अगर रास्ता में सामान एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, तो गाड़ी का जब एक्सीडेंट होता है रियल लाइफ में, जैसे कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो सोच लो ट्रक पलट गया, सबसे पहले जो होता है ड्राइवर को नहीं उठाते, पहले सामान उठाते हैं वहां के गांव वाले और भागते हैं लेके। दिस इज कॉमन इन इंडिया, है ना। ड्राइवर गाड़ी के अंदर पड़ा होगा उसको नहीं उठाएंगे, वो जो ट्रक में सामान होगा ना उसको पहले उठाएंगे और भागेंगे लेके। कोई एक्सीडेंट हुआ मतलब वो ट्रक में जो सामान था वो गया, वो एरिया वाले ले गए होंगे, ठीक है। तो वेरी कॉमन कि एक्सीडेंट हुआ मतलब सामान गया, तुम्हारा सामान उसमें नहीं रहेगा, ठीक है। ड्राइवर होगा भले अंदर बैठा हुआ, सामान नहीं रहेगा, ड्राइवर को कोई नहीं उठाता, पहले सामान उठाते हैं लोग। हाँ, तो वही बात है, तो हमको तो उसका इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, राइट। तो इंश्योरेंस हमको क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। एक्सीडेंट हुआ, ट्रक का नुकसान हुआ, ट्रक का जो भी नुकसान हुआ उसका भी पैसा कंपनी देगा। अगर हम सामान का इंश्योरेंस कराए होंगे तो सामान का जितना रुपया का होगा वो सामान का पैसा भी इंश्योरेंस कंपनी देगा, राइट। तो इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द फ्यूचर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, राइट। लिखना, देखना, businessmen have to bear various types of risk. Insurance provide protection from some kinds of risk. कुछ रिस्क के अगेंस्ट इंश्योरेंस हमको प्रोटेक्शन देता है, जैसे कि रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट एटसेट्रा।
द इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉय का भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं हम। सोच लो हमारे फैक्ट्री में एम्प्लॉय काम कर रहा है, अचानक से मशीन यूज करते करते कोई एक्सीडेंट हो गया है ना, तो उसका हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं। उससे क्या होगा, अगर उसका कोई भी डैमेजेस होता है या उसका डेथ हो जाता है तो उसके परिवार वालों को जो है इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा। क्लियर है? एंड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट वाइल वर्किंग, काम करते करते से कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है तो उसका इंश्योरेंस भी करवा लेना जरूरी है। राइट। बिजनेसमैन हैव टू पे अ नॉमिनल अमाउंट, थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ता है इंश्योरेंस कराने के नाम का, जिसको प्रीमियम बोलते हैं। एंड इन रिटर्न दे गेट कंपेंसेशन फॉर द लॉस, और बदले में इंश्योरेंस कंपनी लॉस का कंपेंसेशन देता है। क्लियर है? सोच लो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे गुड्स मेरा 10 लाख का सामान है, उसका अगर मैं इंश्योरेंस कराऊंगा ना, इंश्योरेंस का खर्चा 20,000 रुपया भी नहीं आएगा, 20,000 रुपया में इंश्योरेंस हो जाएगा उसका। अब अचानक से अगर वो चोरी हो गया 10 लाख का सामान, या कुछ भी एक्सीडेंट हो गया, डैमेज हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे 10 लाख रुपया पूरा देगा। तो फायदा ही है इंश्योरेंस कराना, 20,000 रुपये दिए तुम तो इंश्योरेंस के नाम का एक्स्ट्रा, लेकिन अगर लॉस हो गया तो बदले में 10 लाख का सामान का पैसा वापस मिल जाएगा तुमको। राइट। इंश्योरेंस कंपनी कैसे पैसा कमाएगा इसमें? लाखों लोगों का इंश्योरेंस करेगा तो क्या सबका सामान थोड़ी डिस्ट्रॉय हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी का बात है। अगर क्लास में 10 लोग बैठे हैं तो 10 का सामान थोड़ी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोई एक का होगा, 100 में से कोई एक का होता है, बाकी 99 लोगों का पैसा फ्री में मिल जाता है 20,000, उसका कुछ नहीं करना पड़ता। जो एक आदमी का नुकसान हुआ कुछ एक टाइम पीरियड का हो, जैसे मैं यहाँ से दिल्ली सामान भेज रहा हूँ, ठीक है, तो दिल्ली सामान पहुंचने तक अगर नुकसान नहीं हुआ तो खत्म इंश्योरेंस पॉलिसी, है ना। वो तो वो तो ऑब्वियस सा बात है ना, कोई भी आदमी तुमको 20,000 रुपया तुमसे लेगा और तुमको गारंटी देगा कि 10,000 का सामान, 10 लाख का सामान डिस्ट्रॉय हुआ तो भी मैं पैसा दूंगा, तो कुछ तो चेक वेक करके अगर लॉस हुआ तो देंगे वो लोग कंपलसरी। ऐसे नहीं है, वो लोग बहुत कुछ चेक करते हैं, अब हर कोई इतना इजी नहीं है वही, क्योंकि उनका पूरा टीम होता है। और जैसे एग्जाम्पल हो, जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम मर्डर कर दिए, हम सोचते हैं वी हैव डन अ परफेक्ट मर्डर, बट इन्वेस्टिगेशन वाले पकड़ लेंगे। जस्ट लाइक इंश्योरेंस कंपनी के पास भी इन्वेस्टिगेशन टीम है जो पूरा उसको एनालाइज करता है और प्रूफ करता है कि सच में वो हुआ है कि नहीं हुआ। वरना सोचो ना, लोग 1 करोड़ का सामान गाड़ी में रखे, इंश्योरेंस कराए हैं, जानबूझ के एक्सीडेंट कर देंगे, हो सकता है कि नहीं, सामान खुद ले जाएंगे उसमें से, हो सकता है, ऑल दिस आर पॉसिबल। तो उन लोग का पूरा फॉर इन्वेस्टिगेशन होता है पूरा, और इन्वेस्टिगेशन में पूरा प्रूफ होता है कि हाँ सच में हुआ है, तो फिर पैसा मिलता है, वरना इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। जानबूझ के किए होंगे, अगर प्रूफ हो गया जानबूझ के किए हैं तो पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बाई चांस सोचो तुम इतना परफेक्टली किए कि कंपनी वाला नहीं पकड़ सका तो मिल जाएगा पैसा। बड़े हो जाओ फिर करना। गड़े चला है, क्या क्या इंश्योरेंस कंपनी वाला क्लेम नहीं दे रहा था, तो क्या क्या जान के साइड से पूरा पिछड़ा दे रहा है। हाँ वो सब करते हैं, रियल लाइफ में वो सब होता है ना। कार इंश्योरेंस छोटा चीज है क्योंकि वो क्लेम 1 लाख रुपए के आसपास का होगा लास्ट, लेकिन गुड्स वुड्स करोड़ों का भी हो सकता है ना। नेक्स्ट, हम जितना दिन का इंश्योरेंस लिए हैं, देखो आज जैसे मैं अपना जैसे ये कोचिंग का इंश्योरेंस कराया, तो इंश्योरेंस कंपनी वाला बोलेगा 1 साल तक यहाँ कुछ भी हुआ तो मैं पैसा दूंगा, बदले में 20,000 रुपये लूंगा। तो 20,000 रुपये दिया, 1 साल का इंश्योरेंस करा लिया। अब 1 साल में कुछ भी हुआ तो कंपनी पैसा देगा, 1 साल के बाद कुछ हुआ तो अब नहीं देगा, अब मुझे फिर से इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, फिर मुझे पैसा मिलेगा। 1 साल में जितना बार भी हुआ नहीं, जितना बार भी हुआ नहीं, जितना बार भी हुआ नहीं, एक बार, हाँ जितना बार हुआ वैसा पॉलिसी भी होता है, वन टाइम पॉलिसी भी होता है, लिमिट भी होता है कई में कि 5 लाख तक ही दूंगा, 10 लाख तक ही दूंगा, या अनलिमिटेड वाला भी होता है, सब टाइप का पॉलिसी होता है, उसका प्रीमियम कम ज्यादा होगा, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बोलो डाउट है कुछ, आगे बढ़े। नेक्स्ट, वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्यों जरूरी है? सामान जब बना तभी कंज्यूम थोड़ी हो जाएगा, उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। तुम ऐसे सोचो घर में फ्रिज क्यों जरूरी है? जो बनाए सब थोड़ी खा जाओगे उसी दिन, है ना, हो सकता है बच जाए, हो सकता है स्टोर करके रखना पड़े, नेक्स्ट डे सुबह काम आएगा। तो वेयरहाउस इसीलिए जरूरी है, जो चीज बना आज वो आज ही कंज्यूम हो जाएगा, आज ही बिक जाएगा, ये जरूरी नहीं है, उसको स्टोर करके रखना पड़ सकता है, इसीलिए देयर इज अ नीड ऑफ वेयर हाउसेस, राइट। प्लस कुछ चीजें हैं जो एक सीजन में बनता है,
साल भर बिकता है, तो वो सीजन में बना के स्टोर करके रखना पड़ेगा। जैसे हमारे घरों में अचार बनाते हैं गर्मी में, क्योंकि आम गर्मी में मिलता है तो अचार बनाते हैं, अचार बना के स्टोर करके रखते हैं ताकि साल भर अचार खा सके। हाँ, तो ये सब क्या है, ये सब है वेयर हाउसेज जरूरी है। बन मिलता एक सीजन में है लेकिन कंज्यूम पूरा साल भर होता है, तो उस सीजन में बहुत सारा स्टोर करके रखेंगे तब साल भर कंज्यूम कर सकेंगे, राइट। इसीलिए देयर इज अ नीड ऑफ वेयर हाउसेज टू स्टोर द गुड्स। क्लियर? देखना, यूजुअली देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। प्रोडक्शन जब हो रहा है और कंजम्पशन जब हो रहा है उसमें टाइम गैप है। जो सामान अभी बना सब अभी कंज्यूम हो जाएगा ऐसा नहीं होता है, उसको स्टोर करके रखना पड़ता है, फ्यूचर में कंज्यूम होगा, तो उसको स्टोर करके रखने के लिए वी नीड वेयर हाउसेस। हमको गोडाउन, वेयर हाउस मतलब क्या, गोडाउन का जरूरत है, ठीक है। गुड्स आर नॉट कंज्यूम इमीडिएटली व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड। जब बना उसी समय कंज्यूम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल व्हीट, राइस एटसेट्रा आर प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर सीजन। एक पर्टिकुलर सीजन में राइस व्हीट प्रोड्यूस होता है, बट दिस आर कंज्यूम थ्रू आउट द ईयर। लेकिन साल भर मिलता है। कैसे मिलता है राइस साल भर? राइस का प्रोडक्शन तो साल भर होता नहीं है, कैसे मिल पाता है? ड्यू टू वेयर हाउस, स्टोर करके रखते हैं ऑफ सीजन में बेचने के लिए, राइट। सो दीज आर टू बी स्टोर्ड। वेयरहाउसिंग हेल्प्स द बिजनेसमैन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज। वेयरहाउस हमको स्टोरेज के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। आज के दिन में तो कोल्ड स्टोरेज भी है ना, कोल्ड स्टोरेज। तो कोल्ड स्टोरेज क्या है? चीजों, जो चीज खराब होता है, पेरिशेबल गुड्स होता है। पहले क्या होता था, सिर्फ नॉन पेरिशेबल गुड्स को हम रख सकते थे। पेरिशेबल, यू अंडरस्टैंड, जो जल्दी खराब होता है। नॉन पेरिशेबल, जो जल्दी खराब नहीं होता है, जैसे मिल्क है, बटर है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ये खराब हो जाते हैं 1-2 दिन में, तो दे आर कॉल्ड एज पेरिशेबल गुड्स। और जो जल्दी खराब नहीं होता, दे आर नॉन पेरिशेबल। तो नॉन पेरिशेबल को स्टोर करना आसान है, लेकिन पेरिशेबल को स्टोर करना, वेजिटेबल्स को स्टोर करना, फ्रूट्स को स्टोर करना, वो आसान नहीं है। तो उसके लिए क्या चाहिए? कोल्ड स्टोरेज चाहिए, जहाँ पे जो रेफ्रिजरेटर मतलब टेम्परेचर कम चाहिए, कम टेम्परेचर होगा तभी वो उस टेम्परेचर में स्टोर हो सकेगा, राइट। ऑब्वियस सा बात है, वो बिजनेस, वेयर हाउसिंग जो है एक बिजनेस भी तो है। आज मैं बड़ा बड़ा गोडाउन बना के भाड़ा में तो दे सकता हूँ, आज मैं कोल्ड स्टोरेज बना के लोगों को भाड़ा में दे सकता हूँ, तो वो कमर्शियल यूज ही है ना। वेयर कोल्ड स्टोरेज का छोटा एग्जांपल है हमारे घर का फ्रिज। हमारा घर का फ्रिज इज ए स्मॉल एग्जांपल, जहाँ पे हम रात को कुछ भी सामान बच गया, कोई सब्जी बच गया, फ्रिज में रख दिए। फ्रिज में नहीं रखेंगे तो क्या होगा? खराब हो जाएगा। लेकिन फ्रिज में रख दिए तो नेक्स्ट डे यूज हो पा रहा है। सिमिलरली जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, आज प्रोड्यूस हुआ, 1 महीना बाद चाहिए तो उसको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ेगा, तब वो 1 महीना बाद भी यूज हो पाएगा। क्लियर है ये? देखना, वेयरहाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड कीपिंग इन माइंड द नेचर ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ गुड्स का मतलब है वेदर इट इज पेरिशेबल या नॉन पेरिशेबल। गुड्स कैसा है उसके हिसाब से वेयरहाउस बनता है। पेरिशेबल गुड्स के लिए कोल्ड स्टोरेज बनता है ना, और नॉन पेरिशेबल के लिए नॉर्मल स्टोरेज, नॉर्मल गोडाउन में काम चल जाएगा। क्लियर है? वेयरहाउस फैसिलिटेट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड, राइट। वेयरहाउस होने से क्या होगा? जब जरूरत होगा सामान तब अवेलेबल हो पाएगा। क्लियर है ये? तो नेक्स्ट जो था वो था वेयरहाउस। वेयरहाउस बहुत ही कॉमन चीज है। वेयरहाउस का मतलब है सामान को स्टोर करके रखना। स्टोर करके रखना जरूरी है, क्योंकि जब प्रोड्यूस हो रहा है उसी समय कंज्यूम नहीं होता, बाद में कंज्यूम होता है। क्यों? तो बाद में कंज्यूम करने के लिए उसको स्टोर करके रखने का जरूरत है। अब स्टोर करते समय देखना पड़ेगा नेचर ऑफ गुड्स, वेदर इट इज पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल। पेरिशेबल होगा तो उसको कोल्ड स्टोरेज चाहिए रहेगा, नॉन पेरिशेबल होगा तो उसको नॉर्मल स्टोरेज से काम चल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है बिजनेस के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो अपने कस्टमर तक पहुंचाना। एडवर्टाइजिंग हेल्प करता है बिजनेसमैन को कोई भी इंफॉर्मेशन, जो नया प्रोडक्ट वो लॉन्च कर रहा है, कोई नया सर्विसेज दे रहा है, कोई नया ऑफर दे रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर तक पहुंचाने के लिए देयर इज अ नीड ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग हेल्प करता है लोगों को अवेयर करने में, लोगों को जानकारी पहुंचाने में, राइट। क्लियर है?
अब एडवर्टाइजमेंट बहुत बदल रहा है आज के दिन में। पहला था एक ट्रेडिशनल वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ट्रेडिशनली क्या होता है, टीवी में एडवर्टाइजमेंट दिखाते थे, बट द मॉडर्न वे ऑफ एडवर्टाइजिंग इज गिविंग इट ऑन सोशल मीडिया। फर्क क्या है समझना। टीवी के अंदर क्या होता है देखना, आज जैसे एक गाड़ी का ऐड है, सपोज ह्यूंडई का एक गाड़ी का ऐड है, ठीक है, ठीक से समझना, ह्यूंडई का गाड़ी का ऐड है। तो अभी मैं टीवी चला रखा हूँ, सोच लो मैं आईपीएल देख रहा हूँ टीवी में, एग्जांपल सोच लो 10 साल पहले का बात कर रहा हूँ, मैं आईपीएल देख रहा हूँ टीवी में। तो उसमें जो ऐड आ रहा है गाड़ी का, अब सब हम सब बैठे हैं अपने अपने घरों में आईपीएल देख रहे हैं, कोई अपने लैपटॉप में देख रहा है, कोई फोन में देख रहा है, कोई कहीं देख रहा है, सबके में सेम ऐड दिखा रहा है टीवी में, है ना। टीवी में कार का ऐड दिखा रहा है, तो मेरे में भी कार का ऐड है, तुम सबके में भी कार का ऐड दिखा रहा है। अब हो सकता है कि मुझे गाड़ी खरीदना ही नहीं है, तुम में से किसी को गाड़ी खरीदना है, किसी को गाड़ी नहीं भी खरीदना है, लेकिन सबको गाड़ी का ऐड देखना पड़ रहा है। ये था ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट। लेकिन आज के दिन में हम जैसा सर्च करते हैं, आज तुम गूगल में एक चीज सर्च करो, तुम जाओ इंस्टाग्राम में, वही आने लग जाएगा। हाँ, तुम्हारे फीड, तुम्हारा सर्च हिस्ट्री जो है, उसको पकड़ के एआई जो है प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर रहा है। हाँ, कुकीज जो हो गया वो डेटा सेव करना, कुकीज का मतलब। ट्रेड के बारे में हाँ, ये कई कई लोगों का ये भी बोलना है, सही है, वो ट्रेड सही के है। बारे में डिस्कशन करेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल सच बात है। यू मे हैव एक्सपीरियंस दिस ऑल्सो, कि आप तुम एक फ्लाइट के टिकट्स का बात करो, मे बी देर इज अ चांस कि तुम्हारे फीड्स में, इंस्टाग्राम्स में अचानक से वो जगह का दिखाने लगे, या वो उसी के बारे में बताने लगे। यस, दिस इज पॉसिबल। हाँ, तो ये चीज है मॉडर्न एडवर्टाइजिंग। ये क्या है, मॉडर्न एडवर्टाइजिंग। तुम सोचो, सबको अगर ये दिखा रहा है, कार का ऐड दिखा रहा है, अब उस हमारे 20 लोगों में 15 लोगों को कार लेना ही नहीं है, तो दैट एडवर्टाइजमेंट इज अ वेस्ट। 5 लोगों को कार लेना है तो उनके लिए इट इज ओके। बट विद अ मॉडर्न एडवर्टाइजिंग, मुझे कार लेना है तो मुझे कार दिखा रहा है, किसको स्कूटी लेना है तो उसको स्कूटी दिखा रहा है, उसको मोबाइल लेना है उसको मोबाइल दिखा रहा है, उसको घूमने जाना है उसको फ्लाइट का दिखा रहा है। तो हर आदमी को जो चाहिए उसको वही एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है, तो एडवर्टाइजमेंट बहुत सक्सेसफुल होगा उससे, राइट। तो दिस इज मॉडर्न एडवर्टाइजमेंट यूजिंग एआई। एआई यूज किया जाता है प्रेडिक्ट करने के लिए कि हम कौन सा टाइप का गुड्स चाहते हैं, हम कौन सा टाइप ऑफ सर्विसेज चाहते हैं, बेस्ड ऑन आवर सर्च हिस्ट्री, हम क्या सर्च कर रहे हैं। आज अमेजोन में एक प्रोडक्ट सर्च करके जाओ, जाओ इंस्टाग्राम खोलो, वही प्रोडक्ट दिखाएगा। दिस इज मॉडर्न एडवर्टाइजिंग। क्लियर है, देखना। Practically, it is impossible for a manufacturer and trader to contact each customer. Advertising helps to overcome this problem. Goods are advertised. Goods क्यों advertise करते हैं? To inform the customer about their use, quality and price. Clear है? एडवर्टाइजमेंट का पर्पज होता है या तो प्रोडक्ट के बारे में बताना, उसके फीचर्स बताना, क्वालिटी बताना, प्राइसेस बताना, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट स्प्रेड्स अवेयरनेस अमॉन्ग द कंज्यूमर्स रिगार्डिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड देयर यूज। आज हम कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कोई भी सर्विसेज लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके बारे में कस्टमर तक कैसे पहुंचेंगे, विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड का मतलब समथिंग विच हेल्प्स इन ट्रेड। क्लियर है, समझ में आ गया? पहला हो गया ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ गुड्स, कम्युनिकेशन हेल्प करता है स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, बातचीत करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हो गया बैंकिंग, लोन लेने में, पैसा डिपॉजिट करने में, फॉरेन करेंसी में पेमेंट करने में। नेक्स्ट हो गया इंश्योरेंस, हेल्प करता है रिस्क को कम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हो गया वेयरहाउस, हेल्प करता है सामान को स्टोर करके रखने के लिए। और लास्ट हो गया एडवर्टाइजिंग, हेल्प करता है कस्टमर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट एड्स टू ट्रेड। क्लियर है? इतना पढ़ेंगे हम लोग, इतना पढ़ेंगे हम लोग, बाकी वेलकम। हाँ, इससे रिलेटेड है, ये पढ़ लिया, अब पढ़ पाएंगे वो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यू कैन लीव।